कांग्रेस व्यवस्था को चुनौतियां मुख्य रूप से समझेंगे। कांग्रेस सत्ता में जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से ही कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के क्या बन गए? प्रथम प्रधानमंत्री बन गए, सबको पता है। और भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। भारत का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ। 1952 में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस के पास 364 सीट प्राप्त हुई। समझ गए? कितना सीट? 364। लोकसभा में आजा हाँ, कांग्रेस को कितना सीट प्राप्त हुई? 364। यानी 1952 में 364 सीट के साथ कांग्रेस अग्रगणी बना रहा, यानी सबसे आगे रहा। समझ गए? तो अब कांग्रेस के पास 364 सीट थे, यानी ऐसा लग रहा था जो इसके पीछे जो राजनीतिक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, मात्र उसके पास 20 सीट थे। ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई कांग्रेस को परास्त करने वाला नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। ठीक है, यह नेहरू जी के चमत्कारी व्यक्तित्व के कारण ऐसा संभव हो पाया था, और उसके साथ जो स्वतंत्रता दिलाने में कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा था उसके कारण ऐसा हो पाया था। अब हम लोग देखेंगे कि 1952 के बाद दूसरा आम चुनाव कब हुआ था? 1957 में। हाल अच्छा ये बताओ, चुनाव कराने का जो सबसे बड़ा संस्था है उसे क्या कहते हैं? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था भारत में? 1950 में। बहुत सुंदर। और पहला चुनाव आयुक्त कौन बने थे? सुकुमार सिंह। तुम लोग तो शानदार हो गया यार, तुम लोग ब्रिलियंट हो गया। अब तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, तो बताएं छुट्टी कर दो आज। छुट्टी। दूसरा आम चुनाव दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ। ठीक है, यहाँ भी ऐसा लगा कि कांग्रेस को कोई परास्त करने वाला नहीं है, क्योंकि इस आम चुनाव में 371 सीट के साथ कांग्रेस फिर से इतना आगे था कि दूसरा कहीं भी कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था कि कांग्रेस को हराएगा तो कौन हराएगा। लेकिन इस आम चुनाव में हम तुमको बताए थे कि एक राज्य ऐसा था जहां कांग्रेस को किसी दल ने पटकनी दे दिया। वह राज्य कौन सा था दीपा? वह कौन सा राज्य था जहां कांग्रेस को 1957 के चुनाव में पहली बार पराजय का मुंह देखना पड़ा? शाबाश, केरल। शानदार, बात चश्मा वाला बच्चा। केरल पहला ऐसा राज्य था जहां कांग्रेस को राज्य का चुनाव में पहला बार हार का मुंह देखना पड़ा। वहां कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन कांग्रेस का दबदबा इतना ज्यादा था कि 2 साल बाद यानी 1959 में इस सरकार को, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को कांग्रेस ने हटा दिया। 1957 में यह सरकार केरल में बनी थी, लेकिन 1959 में कांग्रेस ने अपना दबदबा के कारण केरल में उस सरकार को हटा दिया। बात समझ में आया? अब लेकिन अभी तक अन्य जगहों पर कहीं कोई राज्य ऐसा नहीं था जहां कांग्रेस की सरकार न हो। कहीं लोकसभा में तो एक छत्र इसका राज्य चल रहा था, लेकिन 1962 में हमारा तीसरा आम चुनाव हुआ। वास्तव में 1962 में जब हमारा तीसरा आम चुनाव हुआ तो क्या हुआ? इस चुनाव में भी 361 सीट के साथ कांग्रेस फिर से प्रथम स्थान पर रही। यानी इन 3 चुनावों को देखते हुए कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो कांग्रेस इतना आगे है, जिसके सामने कोई विपक्षी दल खड़ा होने का हैसियत नहीं रखता है, ठीक है, वह एक दिन उसका सत्ता हाथ से डगमगाना शुरू हो जाए। ठीक ना? आज तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस दूर दूर तक आने का आसार भी दिखाई नहीं दे रहा। समझ गए? जो स्थिति पहले कांग्रेस की थी, आज वह स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो। ठीक है, खैर 1962 तक के चुनाव में नेहरू जी लगातार बने रहे। ठीक ना? लगातार बार प्रधानमंत्री बनते रहे। लेकिन 1964 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो गया। वह बेचारे नहीं रहे इस दुनिया में। अब गुलजारी लाल नंदा थे। समझ में आया? कौन थे?
उद्देश्यों के लिए कि मान लिया अभी जब तक वास्तविक प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है तब तक इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर रखा जाएगा। तो गुलजारी लाल नंदा को हम लोग प्रधानमंत्री के तौर पर गिनते नहीं है, क्योंकि वास्तविक रूप से वह नहीं आए, सिर्फ कार्यवाहक, यानी जब तक सीट पर कोई आ नहीं जाता है तब तक कार्य का संचालन वो करेंगे। गुलजारी लाल नंदा ने किया, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर उनका भी पूरा मन था कि कार्यवाहक का है, हमको ओरिजिनल यानी वास्तविक प्रधानमंत्री बनाना है। इनसे भी और भी बड़े दिग्गज नेता थे जिनका नाम था मोरारजी देसाई, वह भी इस होड़ में शामिल तो हुए, लेकिन पार्टी के जो उस समय अध्यक्ष थे कामराज, उन्होंने इन लोगों को सत्ता में आने नहीं दिया। और नए प्रधानमंत्री के तौर पर 1964 में ही नेहरू जी के मृत्यु के बाद कौन बन गए प्रधानमंत्री? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री 1964 में भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री बने, ठीक है। अब इन पर चुनाव तो अभी लड़ नहीं रहे थे, इन पर दारोमदार था कि आगे कांग्रेस को मजबूत बनाना है। इसी बीच 1964 के बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया। लाल बहादुर शास्त्री ने अदम्य साहस का परिचय दिया। इन्होंने अपना सैनिक को विशेष छूट दिया, समझ गए, अपनी सेनाओं को का मनोबल ऊंचा किया, जिसके कारण सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके लाहौर के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया। यह इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था, ठीक ना। तो ऐसे वीर बहादुर थे लाल बहादुर शास्त्री। 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को पुरजोर एकदम मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसको बुरी तरह पराजित कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान के साथ एक संधि हुई, तुम लोग को पता होगा, जिसको हम लोग कहते हैं ताशकंद की संधि। यह संधि लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच यह संधि हुई। यह संधि को करवाने का जो मध्यस्थता किए, जो बिचवानी किए, वह रूस के प्रधानमंत्री कोसिगिन थे। कौन थे? कोसिगिन। तुम लोग इस नाम से वाकिफ हो। कोसिगिन थे। और इसके बाद उसी दिन 10 जनवरी को यह संधि हुई, 10 जनवरी 1966, और उसी दिन यह संधि हुई और उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री का निधन। अचानक इनका हृदय गति रुक गया और लाल बहादुर शास्त्री दुनिया से चले गए। और फिर से मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा, इन लोगों को लगने लगा कि अब तो प्रधानमंत्री के रेस में हम। समझ में आया? कांग्रेस में थोड़ा सा मनमुटाव, खींचातानी चल रहा था, लेकिन अभी तक कोई चुनाव नहीं हुआ था। अभी चुनाव होने में 1 साल और बाकी था। 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई, बेचारे दुनिया से चल बसे, तो नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री फिर से किसको बनाया गया? जिसको पिछला बार बनाया गया था, गुलजारी लाल नंदा को। लेकिन फिर भी उनको प्रधानमंत्री का पद वास्तविक रूप से नहीं दिया गया। और फिर पार्टी के अध्यक्ष कामराज ने मोरारजी देसाई का प्राथमिकता को समाप्त करते हुए इंदिरा गांधी को प्रमोट कर, ठीक है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। और 1966 में देश की तीसरी प्रधानमंत्री और पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बन गए। 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने। अब इनके ऊपर दारोमदार था, एक तो पहली महिला थी, नेहरू जी की बेटी थी, तो इसका भी समर्थन उनको प्राप्त था। लोग जैसे नेहरू जी को पसंद करते थे, कामराज, पार्टी के अध्यक्ष कामराज को लगा कि इंदिरा गांधी को भी लोग उतना ही पसंद करेंगे, ठीक है। लेकिन बाकी लोग जो बुढ़ऊ लोग थे, बुढ़ऊ का मतलब जो बुजुर्ग लोग, जो अपने आप को पार्टी का वरिष्ठ नेता समझते थे, लगता था कि प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हम हैं, वो लोग अब इंदिरा गांधी के बनने के बाद थोड़ा खफा रहने लगे। पार्टी टूटने के कगार पर पहुंच गई। इस तरह पार्टी में आपसी संघर्ष, खींचातानी चलने लगा और इसका परिणाम देखने को 1967 के चुनाव में मिला। कब के चुनाव? 1967 मिला ना जी। 1967 के चुनाव में क्या हुआ कि जहां कांग्रेस 361, 365, 371 सीट ला रही थी, वहां सीधे कांग्रेस आ गई 283 सीट पर। किसी तरह से सरकार तो कांग्रेस ने बना लिया, लेकिन कई राज्यों से कांग्रेस का सत्ता हाथ से चला गया। अब
कांग्रेस के सामने, इंदिरा गांधी के सामने चुनौती थी कि कैसे पार्टी की स्थिति इतना लचर हो गई है, कैसे इसको मजबूत किया जाए, बनाया जाए। लेकिन पार्टी तो टूटने के कगार पर पहुंच गई थी। 1969 में हुआ भी ऐसा है। 1969 में हुआ भी ऐसा है क्या? और पार्टी दो भागों में विभाजित, बात समझ गए? पार्टी में फूट पड़ गई, कांग्रेस पार्टी टूट गई। एक तरफ बुजुर्ग लोगों का दल चला गया जो अपने को वरिष्ठतम नेता मानते थे कि मेरे बदौलत ही कांग्रेस चल रहा है, और एक तरफ इंदिरा गांधी थी और इनके साथ साथ अग्रगण्य नेता में चंद्रशेखर थे, ठीक ना? तो बुजुर्ग में आए जगजीवन राम, समझ में आया? तो इस तरह पार्टी दो हिस्सों में विभक्त हो गई थी। कांग्रेस में फूट पड़ चुका था। जो बुढ़ाऊ लोगों का पार्टी था, जो वरिष्ठ नेता का पार्टी था, उनको हम लोग सिंडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंडिकेट नेता लोग ये लोग हो गए। और एक जो इंदिरा गांधी जिधर थी उसको कहते हैं युवा तुर्क। इंदिरा गांधी इसके तरफ हो गई और इधर बेचारे मोरारजी देसाई वगैरह मेन लीडर के रूप में कार्य कर रहे थे। अब सिंडिकेट के नए अध्यक्ष बनाए गए, निज लिंगप्पा। सिंडिकेट अर्थात बुजुर्ग लोगों का जो वरिष्ठतम नेताओं का जो दल था, उसका अध्यक्ष अलग हो गए, जिनका नाम था निज लिंगप्पा, ठीक है। और इंदिरा गांधी जिस तरफ थी उसके अध्यक्ष बने जगजीवन राम। कौन बने? जगजीवन राम। जगजीवन राम, समझ गए? और इस तरह पार्टी विभक्त होने के कागार पर आ गई। 14 वो निजी बैंकों का इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण कर दिया 1969 में। 1971 की बात है, कब की? 1971 की। 1971 में कई सारी घटनाएं, जैसे एक तो पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, हुआ ना? पाकिस्तान के साथ 1971 में युद्ध हुआ। उसी वर्ष चुनाव भी हो गए, ठीक है, लोकसभा के। जब युद्ध हुआ तो इंदिरा गांधी ने इसमें अपना प्रबल शक्ति का प्रदर्शन किया, ठीक है। उसने देखा कि मैं जो भी निर्णय लेती हूँ कठोरतम निर्णय लेती हूँ, ठीक ना? और महिला सशक्तिकरण का परिचय दिया कि हमको किसी निर्णय लेने के लिए किसी पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है। यही बदौलत था कि बांग्लादेश को नया स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में इंदिरा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पाकिस्तान से उसको अलग करवा के उसको नया स्वतंत्र राष्ट्र बनाया गया, ठीक है। इसके बाद जब इधर कश्मीर पर आक्रमण किया पाकिस्तानी सेना, तो इंदिरा गांधी इसका मुंहतोड़ जवाब दी और उसको बुरी तरह पराजित, हर जगह पर बुरी तरह पराजित किया। हजारों सैनिकों को बंदी बना लिया। और उसके बाद पाकिस्तान के साथ एक संधि हुई जिसको हम लोग शिमला संधि के नाम से जानते हैं, शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। शिमला समझौता किसके किसके बीच हुई? तो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुई। इस संधि के बाद लोगों को लगा कि नहीं, इंदिरा गांधी वाकई में एक सशक्त महिला है। 1971 का जब चुनाव होना था तो पूरा राजनीतिक पार्टी एक हो गया कि किसी भी स्थिति में इंदिरा को सरकार में आने नहीं देगी, ठीक है। उनको पराजित करने के लिए सारा राजनीतिक पार्टी एक हो गया। एक तरफ इंदिरा गांधी थी, सारे राजनीतिक पार्टी ने मिलकर नारा दिया, क्या? इंदिरा हटाओ। और इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ। लोगों को यह गरीबी हटाओ का नारा ज्यादा बेहतर लगा। इंदिरा हटाओ से उसको लगा इंदिरा हटाने से हमको क्या बेनिफिट है, गरीबी हटाएगा तो मेरा कुछ भला हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा को पसंद किया और इंदिरा गांधी का युद्ध में वर्चस्व देखने किया तो लोग जमकर उसको वोट कर दिए, ठीक है। फिर से एक बार शक्तिशाली कांग्रेस फिर से अपने प्रभुत्व में, अपने रंग में आ चुकी। बात समझ गए? तो 71 के चुनाव में भारी बहुमत से जीती। कई राज्यों में जहां इसकी सरकार चली गई थी पुनः अपने सरकार को लाने में यह सफल हुई, ठीक है। अब यहां से शासन तो चल रहा था लेकिन बाकी नेता इंदिरा गांधी से कुपित थे, ठीक है, कि इसका जो भी डिसीजन होता है वह अपना मनमाना तरीके से इंदिरा गांधी लेती है, ठीक है। तो अब अभी
जितने राजनीतिक पार्टी थे वह यह फेरा में जरूर थे कि इंदिरा गांधी को मौका मिलने पर सत्ता से हटा देंगे। इसी बीच अब भ्रष्टाचार इतना थोड़ा बढ़ गया था, ठीक ना, लोग का स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा था। इसी कारण बिहार के एक जयप्रकाश नारायण थे, ठीक ना, बिहार के जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने एक आंदोलन किया जिसका नाम था संपूर्ण क्रांति। पूरे देश भर में जा जाके उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला, आवाज उठाया और उस आंदोलन में बच्चा, बूढ़ा, छात्र जितना था इस सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर, ठीक है। और इस स्थिति में होने लगा क्या कि गुजरात से एक प्रकरण शुरू हुआ कि वहां जो विधायक थे उनसे जबरदस्ती छात्रों का समूह, युवाओं का समूह ने जबरदस्ती इस्तीफा पर साइन ले लेकर उनको राज्यपाल को जाकर सौंप दिया, वहां की सरकार को गिरा दिया। संपूर्ण क्रांति से प्रदेश में पहली बार इमरजेंसी अर्थात आपातकाल लागू हुआ। याद रखना, संविधान में जब हमारा संविधान शुरुआत समय में बना था तो 395 अनुच्छेद, ठीक है, उसमें अनुच्छेद नंबर 356 में यह बात का जिक्र किया गया है कि देश में आपातकाल का अगर स्थिति आया तो इमरजेंसी राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 356 के आधार पर देश में पहली बार 1975 में, कब 1975 में आपातकाल लागू हुआ, आपातकाल की घोषणा कर दी गई, ठीक है, इमरजेंसी लागू हो गया देश में। अब चुनाव होना था कब? सीधे होना था 77, ठीक है, 77 का समय आया। पहला बार कोई राजनीतिक पार्टी बना जिसका नाम था जनता पार्टी।